ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ तांग ले वന്നത് आपको सही नहीं है, पूरा नहीं आ रहा मैडम, नहीं आ नहीं रहा। इसमें नहीं, वो पीछे का है, पीछे से पता चलता है, वो तो छोटा दिखता है यहाँ पे। चलो ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ താങ്ങിൽ ऑन किया है വന്നത് मेरे वाला। ഇന്ത്യ പാക് ബോർഡർ കാണാനാണ്. 2 കിലോമീറ്റർ അവേ ഫ്രോം താങ്ങിൽ നിന്നാണ്. ബട്ട് നമ്മൾ ലേയിൽ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഞങ്ങൾ ഹിച്ച് ഹൈക്കിംഗ് ആണ്, അത് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഹിച്ച് ഹൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിവിങ് ലെജൻഡ് എന്ന് പറയാം. നമ്മളെ ഇന്ത്യയെ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന മലയാളത്തിൽ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഈ മലയാളികൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ അറിയാമോ എന്ന്, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. അപ്പം ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഒരു കൗതുകം തോന്നി, ഞങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടു. ആക്ച്വലി കുറേ പേര് പറഞ്ഞ് സാർ അവിടെ ഇല്ല, ലേയിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് എന്നാലും ഞങ്ങൾ വന്ന് തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ സാർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ വേയിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇപ്പം സാർ ഞങ്ങളോട് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ സ്റ്റോറി എടുക്കുവാണ്. അപ്പം ആക്ച്വലി സാറിന് ഹിന്ദിയാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ചെറുത് ഹിന്ദിയിൽ നറേറ്റ് ചെയ്യും, മലയാളത്തിൽ നറേറ്റ് ചെയ്യും. സാർ ഹിന്ദിയിൽ സാറിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറയും. പെയിൻഫുൾ ആണ്, ബട്ട് എനിവേ മലയാളീസ് അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ओके सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी, गुरु जी नमस्ते जी। ओके सर, कल हम लोग आए थे आपसे मिलने, एक्चुअली बस मिलने आए थे जी। हमें ऐसा नहीं था कि हमें कुछ आपका स्टोरी लेना है, ऐसा नहीं था। क्योंकि जब हमने सुना आपके बारे में, बस ये हुआ कि एक आकांक्षा हुआ कि आए आपसे मिले। लेकिन फिर हमें लगा कि मलयालीज को नहीं पता आपके बारे में ज़्यादा, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, इसको भी नहीं पता था। बस हम अपने लैंग्वेज में लोगों को बताना चाहते हैं कि आप हैं अभी भी जी, जो बहुत चीज़ें देख चुके हैं अपने लाइफ में जी, वो आप अपने वर्ड शेयर करो और हम अपने वर्ड में शेयर करेंगे आगे लोगों जी को। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं सबको नमन करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल एक गरीब आदमी था। क्योंकि मेरा मम्मी पापा 5 साल के ईयर्स में 5 ईयर्स में हमसे अलग हुआ। तो अब अंदाज़ा करो कि जिसका 5 साल की उम्र में मम्मी पापा से अलग हो जाते हैं और उसका चाचा मामू ताया कुछ नहीं होता है, तो उस बच्चे ने क्या मुसीबत बीता होगा। तो मैं हर किसी को ये कहते हैं, जब इंसान तकलीफ़ नहीं उठाएंगे, जब इंसान मुसीबत स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो वो मैं समझता हूँ कामयाब इंसान नहीं हो पाएंगे। जैसे कि हमारा मम्मी और पापा हर वक्त अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि मेरे बच्चा भूख नहीं लगना चाहिए, मेरे बच्चे को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, है ना, मेरे बच्चे को अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए। ये हर किसी मम्मी पापा का सोच रहते हैं। तो जब बच्चे को छोटी उम्र में आपको अच्छा खिलाते रहेंगे, अच्छा पकाते रहेंगे, जैसे आप मलयालम आपसे बेहतर मैं नहीं बोल सकता है, हमारे जो लैंग्वेज है मुझसे ज़्यादा आप नहीं बोल सकते हैं। वो क्यों नहीं बोल सकते हैं कि आप छोटा उम्र में आपने ये चीज़ें सीखा है। तो इसी तरह जो हमारा जो तरबियत ट्रेनिंग भी छोटी उम्र में सीख जाते हैं। जब आपको जैसे झूठ बोलने का आदत आपको पास है, आपको चोरी करने का आदत है, तो आपको ये एक नशा है। चाहे आप जितना भी अमीर हो जाएगा, आप इस नशे पे रहेंगे, क्योंकि वो लगेगा कि चोरी करना है, चोरी करना है ना। इसलिए मैं कहते हैं कि मेरे तरबियत मेरे ट्रेनिंग जो मिला है इंडियन आर्मी से। मेरे मम्मी पापा 5 साल में पाकिस्तान चला गया। अब मेरे पास चाचा मामू ताया कोई नहीं था, तो मुझे इंडियन आर्मी ने संभाला, मैं और मेरे छोटा भाई और मेरे दादा को। तो मेरी ज़िंदगी इंडियन आर्मी के ही ट्रेनिंग में रहा। तो इंडियन आर्मी को मैं पूरे देशवासियों को कहते हैं, इंडियन आर्मी को हमें समझने की ज़रूरत है। इंडियन आर्मी को हमें कदर करने की ज़रूरत है। क्योंकि आर्मी पाकिस्तानी आर्मी में आर्मी है, चाइनीज़ आर्मी में आर्मी है, मतलब दुनिया में जितना आर्मी है। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे इस आदमी को जो ट्रेनिंग देते हैं, आप ख़ुद सोचो कि हमारा इंडियन आर्मी में एक ऐसा कानून होता है, छोटा सा भी अगर कोई सिपाही गलत करते हैं तो उसको कोर्ट मार्शल करते हैं, सिविल जेल डाल देते हैं। अपना सीनियर का सुनना पड़ता है, अपना सीनियर का हुक्म चलता है। वो इम्प्लीमेंट सिर्फ इंडियन आर्मी में होता है। तो फौज में दूसरा मैं ये भी कहते हैं कि मैं पूरा देशवासियों को मैं ये भी कहता हूँ, जो फौज में आते हैं हमारे यहाँ के लोग ज़्यादातर बगुड़े आ जाते हैं। जैसे मैट्रिक पास करते हैं तो भाग जाते हैं, तो फौज में भाग जाते हैं। मतलब 70% जो बगुड़े लोग फौज में चले जाते हैं, अपने एजुकेशन छोड़कर यहाँ मैट्रिक मेडल में फौज लेते हैं। तो
फौज में जब जाने के बाद उसका सर मूंडता है, हाँ हाँ उसका सारे गुरूरी दबदबा जो सब सारा कुछ ख़त्म करता है। कर देता है, खत्म फिर करने के इनको बाद ही होता है। हाँ बिला वजह उनको पहाड़ों पे चढ़ाते हैं, पीठ पे रेत उठवाते हैं, एक साल पूरा उसको एक ट्रेनिंग अच्छा देते हैं, सॉलिड आदमी बनाते बनाता हैं। है। हाँ सॉलिड आदमी बनाने के बाद फिर उसको आखिर में एक गीता कुरान पर हाथ रखते हैं, आज के बाद तुम ईमानदारी से काम करोगे, तुम देश के सेवा करोगे, ये सारे सिखाते हैं। सिखाने के बाद फिर उसका लाइफ एकदम एक अजीब सा चेंज हो जाते हैं। फिर वो 12, 13, 15 साल इंडियन आर्मी उसको फौज में रखते हैं, जो कि असली उसका एज है जो बगुड़ा होने का एज है। असली 3 इयर्स में 3 years इंडियन में आर्मी वो उसको आराम से बांध कर रखते हैं, अच्छा ट्रेनिंग सिखाकर 16-17 साल हो जाता है फौज में हो जाते हैं, तो 30, 35 या 40 साल के एज में वो रिटायर होकर घर भेजते हैं। बैठते हैं। कहते हैं भाई 10 ये 40-50 लाख लेके जाओ, तुम घर बसाओ। हाँ तो फिर वो आदमी अमीर भी हो जाते हैं, वो आदमी घर बसाते हैं, वो आदमी आपका पूरा देश को कोई अभी देखो हमारा लद्दाख का जो गवर्नर साहब है अभी इस वक्त आर्मी रिटायर है। अच्छा पहले जो गवर्नर साहब था R.K. माथुर साहब, वो भी आर्मी डिफेंस से काम करते थे, तो उनको फिर अच्छे काम मिल जाते हैं, उनका ज़िंदगी ईमानदारी से अपना चलता ज़िंदगी आगे। ख़त्म करते हैं। तो हम सोचते हैं पूरा देशवासियों को इंडियन आर्मी का जो कदम तरीका हमें अपनाना चाहिए। तो मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक कानून निकाला, उन्होंने कहा कि 4 साल या 5 साल तक हर कोई फ़ौज में जाएंगे, सर्विस करेंगे। तो उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हर आदमी को एक अच्छा तरबियत मिलने के बाद फिर कुछ पैसा हाथ में देकर बेटा अब तुम घर बसाओ। तो मैं समझता हूँ अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हमारे देश में गरीब बिल्कुल ख़त्म हो खत्म जाएंगे। हो जाएगा। जी സാറ് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ സാറ് പാരൻസുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5 years ടൈമിലാണ്. അപ്പം സാറിൻ്റെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ആർമിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ആർമിയെക്കുറിച്ചാണ് സാറ് പുകഴ്ത്തുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആദ്യം ഒരാളെ അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് സോളിഡ് ആക്കി, പിന്നെ അവർക്ക് അവർ ടീനേജ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവർ നമ്മളെ ഇന്ത്യയെ സേവിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സർവ് ചെയ്യാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു 30-45 years അല്ലെങ്കിൽ 50 years റിട്ടയറായി അവർക്ക് ഇന്ന എന്താ എമൗണ്ട് കിട്ടി അവരെ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൈം പീരീഡ് വരെ ഇന്ത്യൻ ആർമി ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് അവർ പുറത്ത് ഇറങ്ങി അതിനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നാണ്. കാരണം ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ ഒരു വഴി തെറ്റുന്ന ഒരാളെ നേർവഴി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പർപ്പസ് എന്നാണ് സാറ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമിയാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് സാറ് പറയുന്നത്. അതിന് മോദിജിയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ്, അല്ല മോദിജിയുടെയും ചില റൂൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് വേണ്ടി, അതും നല്ലതാണെന്നാണ് സാറ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ जी जी ഓക്കെ जी। तो मैं कहते हैं कि इंसान को शैतान भी कहते हैं, इंसान को हम फरिश्ता भी कहते हैं, वही इंसान है। आज तक न फरिश्ता किसी ने देखा, न शैतान किसी ने देखा। तो फिर मेरा मम्मी पापा जब पाकिस्तान चला गया तो मेरा तरबियत इंडियन आर्मी से हुआ है। तो मैं एक दिन भी स्कूल नहीं पढ़ा हूँ। हाँ जी, आज हर कोई जो भी बड़े से बड़े हस्ती आते हैं, छोटे हस्ती आपने अंदर फ़ोटो में देखा है, जैसे कि राजनाथ सिंह साहब से मेरा हाथों मुझे अवार्ड मिला, और उसके बाद राम माधव जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहा, वो यहाँ पर आया, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K आपने देखा है। बाकी हमारे यहाँ के गवर्नर साहब, आपका एडवाइज़र गवर्नर, मतलब बड़े से बड़े लोग, आर्मी के भी बड़े से बड़े जनरल लोग यहाँ आते हैं। फिर मेरे से पूछते हैं कि आपको ये ट्रेनिंग कहाँ से मिला, आपको ये अच्छा आपने मेहनत कर रहे हैं, तो ये सारे किसने सीखा। तो मैं कहते हैं कि ये सारे मेरा फ़ौज ने सीखा, जो कि फ़ौज मेरे रियली असली मम्मी पापा बन के मेरे सामने आया। तो नहीं है तो मैं एक आवारा आदमी भी बन सकता था, मैं एक अनपढ़ भी बन सकता था। तो लेकिन आज मैं हर फील्ड में मैं, आप लोग जब मुझे हौसला देते हैं तो मैं अपना आप में होश आते हैं, है ना। हाँ यार, मेरे इस काम को ये अच्छा काम है, जो मैं काम करते जब तो हर कोई मेरे काम को सराहता है, तो मैं सोचता हाँ ये मैं कोई अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी में क्या है, मुझे हौसला मिलते हैं। तो मैं एक बात आपको कहूँ कि मेरे ज़िंदगी में जो वज़न की बात जो हुआ है,
डिहार डायरेक्टर जो एक चौरासिया साहब जो कहते हैं वो ले में रहते हैं, वो डिहार का डायरेक्टर है फील्ड रिसर्च सेंटर, यानी हाल्टीट्यूड में रिसर्च करने के लिए उनको 1990 से लद्दाख में रखा है। वो 1990 से लद्दाख में रिसर्च कर रहे हैं हार्टिकल्चर के लिए, पेड़ पौधों के लिए, हर्बल के लिए। तो वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आने के बाद उन्होंने मुझे कहा, देखो गुबाली जी, आपने जो काम कर रहे हैं यहाँ पर हमने कभी सोचा नहीं था। हम लद्दाख में 90 से यहाँ काम कर रहे हैं फील्ड रिसर्च, हम रिसर्च के लिए हमें सरकार पैसा दे रहे हैं, भेजा है। लेकिन जो आपने यहाँ पर जो उगा रखा है, जो हर्बल हो, फूल हो या फ्रूट्स हो, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ये लद्दाख में आएंगे, हमने सोचा नहीं था, आपने लगा के दिखाया। तो फिर मुझे डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू एक अवार्ड दिलाया। तो ऐसी चीज़ों से हमें हौसला आते हैं। तो दूसरा मैं आप आप कह सकते हैं कि इसका अंदर एक डिफेंस मिनिस्टर का हाथों मुझे अवार्ड मिला, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट या बहुत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट से अवार्ड की तो काम दूर, आज तक मुझे कोई हौसला अफजा कर किसी जगह में, किसी महफिल में या कहीं पे भाई इस आदमी इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे अफसोस भी हुआ है कि इसका मतलब फौज कहाँ तक सच है। फौज ने इसको उठा कर डिहार आगे लाए। डिफेंस भी डिहार भी डिफेंस से ही आते हैं, 56 AP में आता है। तो डिहार ने डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू मुझे अवार्ड दिया। तो अब इसी से भी आप साबित कर सकते हैं कि डिफेंस क्या सच्चाई सामने लाता है। हाँ, डिफेंस आगे लाता है चीज़ जी, हर चीज़ सच्चाई को सामने लाते हैं। तो मैं आज आपको मैंने कहा कि मेरा मम्मी मेरे पापा अदरवाइज यहाँ होता तो भी मैं इस स्टेज का आदमी नहीं बन सकता है। मेरे उम्र के बहुत सारे लोग हैं। तो हाँ, अभी मैं ये भी कहूँ आपको कि अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, जैसे कि मैं अपने आप को अभी भी छुपाने की कोशिश करते हैं। क्यों छुपाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हम आगे कोई उठाएंगे, मंच पे ले जाएंगे, कहीं महफिल में मुझे ले जाएंगे, इधर से मुझे बुलाएगा, तो मैं ये मेरे काम नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए मैं अपना आप को हाईलाइट करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। अभी मेरा एक हिसाब से जैसे कि सबसे ज़रूरी समस्या पैसा का आता है। पैसा जैसे आज 10 रुपये मिला तो मैं उसी 10 रुपये के लिए कुछ करता है। मेरे सोच लेते हैं ये 10 रुपये, इस 10 रुपये के लिए मैं फिर भी देश के लिए कुछ करूं, है ना। जब 20 रुपये मिलते हैं, मैं सोचते हैं कि इस 20 रुपये को भी फिर मैं देश के लिए कुछ करूं। हर वक्त मेरे ये सोच रहते हैं, क्योंकि जिस देश ने मुझे आज दुनिया का सामने पेश किया, जिस फौज ने आज मुझे दुनिया का सामने पेश किया, तो मैं चाहता हूं कि आप अपना मम्मी पापा ने आपको पढ़ा के यहाँ तक पहुँचाया है, आज आप डॉक्टर बनाया है, तो आप भी यही सोचेंगे मैं अपना मम्मी पापा के लिए क्या खिदमत करूँ, क्या हो सकता है। आपका सीधा ये रहें कैसे मेरे मम्मी खुश रहेंगे, कैसे मेरे पापा खुश रहेंगे, ये आपका मन में रहेंगे। तो मेरा मन में बस और कुछ नहीं है, बस यही मैं सोचता हूँ मैं इस देश के लिए मैं क्या करूँ, इस देश के लिए मैं क्या कर सकता है और इस लद्दाख के लिए मैं क्या कर सकते हैं, यही मेरे मन में रहते हैं। बाकी मेरा आपको मैं एक बात बता दें, मैं जो मेरे खाने पीने वाली बात में हर किसी को ये कहते हैं, शायद आपको हमने पहले कहा भी था, जब मैं दिल्ली चला जाते हैं तो मैं 100 रुपये वाला बेड में हम सोते हैं, आपने कहा है। और मैं रोटी जैसे 10 रुपये के दही लाते हैं, 5 रुपये का रोटी लाते हैं, मैं अपना 5 रुपये रोटी से मैं गुजारा करता हूँ। और जैसे मैंने अभी आपको देखकर मैं बहुत खुश हुआ, जैसे आपने कल यहाँ पर आपको चाय पिलाया तो आपने ट्रे में डालकर ये चाय उठा के आप घर में ले जा रही थी। तो मुझे ऐसे सोच वालों को मैं बहुत पसंद करते हैं। जैसे मैं सुबह उठते हैं तो हम अपना बिस्तरा हम खुद उठाते हैं, खुद जहाँ रखते हैं। जब शाम को हम सोना है तो हम अपना बिस्तरा खुद लगाते हैं। अब हम कोई कहते हैं बेटी को लगाओ, बेटे को लगाओ, नौकर को लगाओ, मैं समझते हैं मैं खुद नौकर भी हूँ, मैं खुद वो भी हूँ। जैसे कि कहीं जंग में जाना है तो पलटन का सीओ साहब खुद अपना बैग लेकर पोस्टों पे चढ़ जाते हैं, या आपने भी देखा, हमने देखा, खुद का ही अपना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे चीज़ों से हम और आपको, हर किसी देशवासियों को हमें सीखने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से मैंने खाने का आपको कहा, बैठने का भी मैंने आपको कहा। अब कपड़े का आप नहीं मानोगे, जब आप ये फिट फाट कपड़ा आप पहनते हुए देख रहे हैं, ये कपड़ा कोई आदमी 2 साल 3 साल उसने जो नया कपड़ा पहना वो बड़ा स्टैंडर्ड आदमी है, तो जब वो उसको पुराना लगता है वो फेंकने लगते हैं, तो कपड़ा तो अच्छा कपड़ा है, फिर मैं उनसे मांग के ला के मैं
पहनते हैं कि बल्कि मैं पैसे भी मुझे नहीं देते क्योंकि वो फेंक रहा था, मैंने पहन लिया। जब किसी महफिल में मैं अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं तो सोचते हैं ये अपना कपड़ा महंगा पैसा डालते हैं, लेकिन मैं अपना पैसा जितना मुझे 10 रुपये मिलता है मैं सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ मेरे इस गार्डन के अंदर आप ख़ुद देख रहे हैं कि न सब्ज़ी है न फ्रूट्स है, क्योंकि मैं समझता हूँ सब्ज़ी और फ्रूट सिर्फ अपना पेट के लिए है। अभी जितना गार्डन में आप देख रहे हैं मैं इसमें पाबंदी लगा रखे हैं, इसमें अपने लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ देश के लिए होगा, सिर्फ लोगों के लिए होगा। तो इसमें जितना फूल है जितना फ्रूट्स है जो भी है मैं सोचते हैं कोई देख के खुश हो जाते हैं, कोई ले जा के खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर लोग कहते हैं कि इस पे क्या नाम, कोई कहते हैं आप टिकट क्यों नहीं लगाते हो, कोई कहते हैं ये क्यों नहीं लगाते हो। मैं कहते हैं भाई मेरा मम्मी पापा यही देश है, जो मेरे मम्मी पापा घर आते हैं क्या उनके लिए टिकट लगता है? नहीं लगता है ना। ये मेरा सोच है। दूसरा मैं किसी धर्म से मैं फॉलो नहीं करता हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सही है। लोग कहने में आप देखे हैं बहुत स्पीकर आते हैं मंच में कहते हैं हमें मिल के रहना चाहिए, मंच में कहते हैं हमें प्यार से रहना चाहिए कहते हैं, लेकिन जाके बिगाड़ने के लिए सबसे पहले फिर खुद वही चला जाते हैं। लेकिन मैं कहते हैं जो मन में है वो दिल में है वो मैं इम्प्लीमेंट करके करने की कोशिश करते हैं जी। तो ഇന്ന് സാറ് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സാറ് ഇവിടെ നോക്കണമെങ്കിൽ ലിറ്ററലി വേറൊരു വേൾഡാണ്. സാറിൻ്റെ പ്ലാന്റേഷനും ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും പ്ലാന്റ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ 7ഉം 20ഉം അങ്ങനെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൾബറി, അവക്കാഡോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഈ ഏരിയയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 1990 തൊട്ട് ഒരു റിസർച്ചറുണ്ട്, ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഹോറിക്കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അയാൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഈ പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്നിട്ട് സാറിനെ കുറേ പ്രേസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററെ കൊണ്ട് സാറിനൊരു അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ പ്ലാന്റേഷനും ഇവിടുത്തെ ഹോറിക്കൾച്ചറൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്തതിന്. ബട്ട് സാറ് പറയണത് ഇതൊക്കെ എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടേണ്ടതെന്ന്, സാറിന് റിയൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടേണ്ടത് ഹോറിക്കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ഡിഫൻസിൽ നിന്നാണ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത്. എനിക്കൊരു പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയത് ഡിഫൻസിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സ്വന്തം ഇതിൽ ഞാൻ ആരോട്ടും 1 രൂപ പോലും വാങ്ങാറില്ല. എൻ്റെ കഴിവ് എനിക്ക് എത്ര പറ്റുന്നത് അത്രയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്ലാന്റേഷനും ഫ്രൂട്ട്സും ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആർക്കിടെക്ചറൽ വർക്കും. കാരണം വന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെ സാറ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ആർക്കിടെക്ചർ ഓരോ ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയസ്ലി വലിയ കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ലിറ്ററലി ട്രിക്സ് ആണ്, അത് വന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ട്രിക്സ് എന്ന്. तो मैं हर इंसान को मैं यही कहता हूँ जैसे एक बड़ा अफसर बन जाते हैं आईएएस बन जाते हैं तो वो अपना आप को सोचते हैं मैं तो आईएएस बन गया मैं बहुत बड़ा हुआ। मैं उनको मजाक करते हैं आप तो सबसे हमारा बड़ा टैक्स खाने वाला आदमी बन गया है ना, जो सबसे तनख्वाह ज़्यादा खाते हैं वो तनख्वाह हम और आपका टैक्स से गरीबों को टैक्स से चले जाते हैं है ना। एक उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि जब आप बड़े भी मंच पे होते हैं तो 90% मुझे अफसोस होते हैं जिस आदमी को कुर्सी मिलते हैं तो उसका माजी पूरा छुप जाते हैं, पूरा भूल जाते हैं है ना। तो उसका कुर्सी मिलने के बाद बहुत लोगों से मिलने के बाद बहुत लोगों को मॉडिफाई कर सके, बहुत लोगों को समझा सके, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं होते हैं कि उसी आदमी को कल वो लेबर करता था जब उसके बाद वो जब सेलेक्ट हो गया तो उसका सब कुछ भूल जाते हैं, भूल जाता है वो अपना पिछला काम सब भूल जाते हैं। तो मैं हर वक्त में यही अपील करते हैं कि मैंने सुना है मैं तो नहीं गया लेकिन कहते हैं चाइना में किसी का कोई नौकर नहीं होते हैं, बड़ा अफसर का भी नौकर नहीं होते, वो खुद झाड़ू अपना करते हैं है ना। तो मैं समझता हूँ ऐसा सिस्टम हमें भी सोचना चाहिए। अगर चले तो अच्छी बात है, नहीं चला तो कम से कम हर कोई अफसर हो हर कोई पॉलिटिकल लीडर हो तो सोचना चाहिए कि हम खुद काम करें ताकि मुझे देखकर लोग मेहनत करें। लेकिन ये बदकिस्मती से नहीं होते हैं। जब कोई आपको आदमी बड़ा कुर्सी पे लग जाते हैं तो अपना रौब जमाने के लिए दाएं पुलिस बाएं पुलिस कितना इनका पीछे एक आदमी के पीछे लाखों खर्चा करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। एक बड़ा अफसर होते हैं तो है ना, कुछ निकलना होता है तो फिर रोड ब्लॉक क्या वो सब चीजें मिसाल की बात पर ये सारे चीज़ें मुझे बहुत अफसोस लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं आपको ये भी कहूँ कि एक मम्मी एक पापा से
जब जुदा होने के बाद इंसान को क्या सीखने को मिलता है। मेरे मजबूरी था, मुझे मेरे मम्मी पापा से अलग हो गया, ये मेरी मजबूरी था। फिर मुझे इंडियन आर्मी ने अडॉप्ट किया, ये मैं कहता हूँ एक अजूबा था सचमुच में हैं। तो एक लवारिस बच्चे को आज पूरा देश जानते हैं, आज हर रोज़ कोई ना कोई मीडिया हो मेरे पास आते हैं, आपको कहानी सुनने के लिए आते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अजूबा है कुदरत का कि ऐसे एक अनपढ़ आदमी को इतना वो किया। बाकी आप यूट्यूब पे जाके जैसे गोबा अली आप सर्च करेंगे तो उसमें जब मैं पाकिस्तान गया मेरे मम्मी पापा से मिलने के लिए, तो मैं आपको दो मम्मी पापा वाली दो कहानी मैं आपको बता दूं। जब मेरा मम्मी पूछता था बेटा आप हम 5 साल से छोड़ कर आया, बदकिस्मत यही हुआ, लेकिन आपको संभालने वाला कोई नहीं था, आप किसने संभाला, यही पूछते। तो मैं वही कहानी सुनाते, मैं इंडियन आर्मी के साथ रहा, इंडियन आर्मी ने मुझे ये सब कुछ किया। करने के बाद मेरे मम्मी जब आंखों में आंसू आता और कहता बेटा हम आपका माँ नहीं बन सका, लेकिन आपका जिस माँ ने आपको ऐसा एक आदमी बनाया है कि पूरा पाकिस्तान में आपका चर्चा है। हाँ हुआ भी है, आप यूट्यूब में जाके देख भी लो, बड़े बड़े मंच पर आज तक मेरे देश में ऐसा मंच नहीं मिला है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपको बता दूं कि डीसी साहब दाएं साइड में रहे, एसपी साहब बाएं साइड में रहे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में उस आदमी के एक चीफ गेस्ट बनाए, स्वागत हो जाए, वो भी दुश्मन देश पाकिस्तान के अंदर। हाँ तो ये सारे देखकर मैंने मम्मी ने बोला कि बेटा आपको पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मेरे मम्मी और पापा मुझसे नाराज़ होते थे, बेटा आप हमसे मिलने के लिए नहीं आया है, आप पूरा पाकिस्तान से मिलने के लिए आया है। तो मैं यही कहते थे। फिर मेरा पापा मुझे बुलाने के लिए लोग आता बड़े महफिल में, बड़ी जगह में आने के बाद फिर मैं कहता जी मेरे पापा से पूछो। फिर पापा बहुत नाराज़ हो जाता, पापा बोलता कि वो ये मेरा लड़का मुझसे मिलने के लिए आया, आप लोग इधर ले जाते हो उधर ले जाते हो। पापा जब नाराज़ होता तो वो लोग भी सच मानता, बात तो आपका सच है। हाँ बात तो हाँ वो अपने पापा मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने गए, तो बात आपका सच है, हम चले जाते हैं। तो फिर मैं उनको थोड़ा बहुत रुकाता था, जो मेहमान को, आप थोड़ा 5 मिनट रुकिए, मैं अपने पापा से बात करूँगा। फिर मैं पापा को कहता था पापा जी आप कितना बेवकूफ़ है, मैं इस तरीके से समझाते थे। देखो आपका बेटे को, एक यतीम बेटे को बुलाने के लिए बड़े बड़े मंच बनाते हैं, बड़े बड़े लोग मुझे देखना चाहते हैं, बड़े बड़े लोग मुझे सुनना चाहता है, ये आपका क्रेडिट है, ये आपका इज्जत है। आपको 2 मिनट में मैं वापस आएंगे तो आप इस तरीके से आपका इज्जत को, आप अपने इज्जत को आप ठुकरा रहे हो, आप कितना बेवकूफ़ है पापा जी। मैं पापा को कहता था। तो फिर पापा समझ जाता। तो फिर पापा समझने के बाद पापा कहता उन मेहमानों को चलो जी मेरे बेटे को आप लेके जाओ, लेकिन आप लेकर जाओ, आप लेकर यहाँ मेरे पास पहुँचा दो। 3 घंटा 5 घंटा 6 घंटे के लिए मेरे पापा दे देता था। देने के बाद जब मेरे पापा का वहाँ से निकल छूट जाते हैं तो फिर मैं उस महफिल में पहुँच जाता, तो वहीं के वहीं से फिर आवा हो जाता, एक महफिल उधर ले जाता, एक महफिल उधर ले जाता। 5 घंटे लेके गया तो 5 दिन बाद फिर मैं वापस घर पहुंच जाता। अच्छा, तो वहाँ पे अगर आप इंडिया का प्रेस करते तो कोई दिक्कत नहीं होता था? नहीं, एक्चुअली मैम देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान हमने बनाया है, देश हमने बंटवारा किया है, असल में वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, मैं इस चीज़ को मानते हैं। दूसरा मैं हर वक्त कहते हैं जब हम खुदा से डरता है तो फिर वो आदमी झूठ नहीं बोलेगा, वो गलत हरकत कभी करेगा नहीं करेगा। तो जब वो सच आदमी सच रहेंगे तो उसका जो महफूज रखने वाला खुदा ही होता है, ऊपर वाले ही उसको महफूज रखते हैं। तो मैंने जो मेरे देश में होता था, मैं सच के सच जो होता था, जैसे कि हाँ जैसे आंगनवाड़ी में हमारे जो फैसिलिटी सरकार क्या देते हैं, इस बॉर्डर पे क्या देते हैं, जो हमारा आर्मी हमारे क्या फैसिलिटी देती है, ये सारे चीज़ें जो पूछता मैं सच का सच बोलता। तो सच के लिए हर कोई खुश होता है। अगर सच बोले तो उनका मैं सच कहते हैं। देखिए हम आपको सच के अलावा
कुछ नहीं बोलेंगे कि मेरे देश में इस तरीके से चलता है, मेरे देश में इस तरीके से चलता है, मेरे देश का सिस्टम ये है। ये सारे चीज़ें हम सच्चाई से बयान करते थे तो लोग वो भी खुश होता था। इनको भी पता है ये आदमी दिल से बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। बाकी कोई एक आदमी आया जैसे पाकिस्तान में पहुंचा हमारे यहाँ का, अब वो उनका दिल जिताने के लिए या उनको खुश कराने के लिए, जैसे कि कोई झूठ बोलता था कि हिंदुस्तान में हमें तंग हो रहा है, पाकिस्तान को खुश करने के लिए हिंदुस्तान में हमें ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, तो पता उस आदमी को भी है असलियत हमारा देश को, उसको भी पता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि ये आदमी हमें खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, ये सच है। तो लेकिन मैं कहते थे मेरे सच बोलने का आदत है, मेरे देश में ये हो रहा है वो हो रहा है। उस अफसर को भी पहले पता है कि हमारा देश के क्या सिस्टम चल रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब ने बोला, आपने सुना है कि ये हिंदुस्तान के देश खुददार देश है, यहाँ कानून का बालादस्ती है, हिंदुस्तान में यहाँ हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहे हैं। बल्कि मैं जब पाकिस्तान पहुँचा तो एक आर्मी अफसर के साथ मेरा मुलाकात हुआ, होने के बाद मैंने ये सारे कहानियाँ मैंने बयान कीजिए, मेरे पास मेरे देश में ये हो रहा है, मेरे देश में ये है। अगर आप आगे अगर नहीं मानता है तो मैं हिंदुस्तान का देश का ही बेटा हूँ, क्योंकि आपने पाकिस्तानी फ़ौज ने, उस वक़्त की फ़ौज ने मेरे मम्मी पापा को यहाँ से लाने के लिए भेजा तो उसको नहीं भेजा, आपने जेल डाल दिया। तो मेरे देखभाल इंडियन आर्मी ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, छुपने वाली बात नहीं है। करने के बाद मेरे तरबियत इंडियन आर्मी से रहा। अब मुझे देख सकते हैं, मुझ में अगर कुछ कमी है तो समझ लो मेरे देश में भी कुछ कमी है, मुझ में अगर कुछ कमी है तो फिर मेरे फौज में भी कुछ कमी है। तो इस बात के ऊपर पाकिस्तान के लोग बहुत खुश होते थे, मुझे बहुत रिस्पॉन्स मिला, बहुत इज्जत मिला, बल्कि मुझे 5 मिनट घर में बैठने का मेरे पास टाइम नहीं मिला। तो मेरे मम्मी पापा नाराज़ भी होते थे, फिर उनको मैं समझाते थे, देखो ये बेटा इस तरीके से आपका है। तो मैं उस बीच में अब जो मुझे याद आ रहा है मैं एक बात बता दूं, मेरे मम्मी, मैं शुरू में आपको कहा था, एक बात बोलते थे कि बेटा आप किस तरीके से रहते थे, एक अजीब हालात में पूछते थे, एक माँ अपने बच्चे से पूछते तो मैं फौज इस तरीके से मुझे देखभाल करते थे, इस तरीके से देखते थे, तो उनका आंसू में आंसू आता और कहता बेटा हम आपका माँ नहीं बन सका, हम आपका बाप नहीं बन सका, आपका जो असली बाप को, असली माँ को मेरे सलाम कहना, मेरे माँ ने मुझे ये पैगाम भेजा। तो जब मैं यहाँ पर कोई आर्मी के बड़े अफसर जब आते हैं, कभी जनरल साहब, कभी सीओ साहब जो भी आते हैं, तो अक्सर बड़े अफसर सिविल में आता है, उनका साथ वाला फौजी वर्दी में आते हैं। तो मैं उस अफसर को छोड़कर पहले मैं उस सिपाही को मैं नमस्ते सर बोलता है, तो वो सिपाही बोलते हैं नहीं साहब, मैं कहता मैं जानता हूँ साहब बड़ा है, लेकिन मेरे लिए ये वर्दी बड़ा है। और मेरे माँ का पैगाम भी है, माँ ने कहा था जिस आप माँ को आप मेरा सलाम कहना, पहले मैं अपना माँ का सलाम आपको पेश करते हैं, जिस वर्दी में मैं उसका एहतराम करता हूँ। खैर बाद में साहब का एहतराम अपनी जगह पे है, मैं वर्दी को मैं बहुत मानता हूँ, यही मेरा सोच में। आप कौन से साल में मम्मी से मिले थे अपने? 14 में मैं 14 में गया था और 15 में वापस ആ സാറ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ 5-ാം വയസ്സിൽ സാറ് ഫാമിലി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയതാണ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മദറുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ 2014 ഒരു 10 മാസത്തേക്ക് ആ കാലയളവിൽ. ബട്ട് മദറിനെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മൾ അമ്മയെ പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ 5 വയസ്സുകാരൻ അമ്മയെ പിരിഞ്ഞ് നിന്ന് പിന്നെ ഒരു 2014 ഇടയ്ക്ക് പോയി അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ അമ്മ ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിൻ്റെ അമ്മയാവാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല, കാരണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിപ്പോയി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സാറിനെ ആരാണ് നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ആർമിയാണ് സാറിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയത്, സാറിനുള്ള എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും ഡിസ്ക്വാളിറ്റിയും ഇന്ത്യൻ ആർമിയാണ്. അപ്പം സാറിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞെന്ന് ഇന്ത്യൻ ആർമിയാണ് ഇപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും, അപ്പം ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് യങ് ജനറേഷൻ ആയാലും ആരായാലും മനുഷ്യന് എപ്പോഴും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അങ്ങ് പാരൻസിനോടാണ്. അതുപോലെ സാറിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞെന്ന് തിരിച്ച് ദേശത്തിൽ പോയി, ഇന്ത്യയിൽ പോയി നിങ്ങളെ അച്ഛനമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയെ എപ്പോഴും റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം. എപ്പോഴും എൻ്റെ വക ഒരു സലാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമസ്തേ, നമസ്കാരം, അതാണ് എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് ഒരു സലാമി കൊടുക്കണമെന്നാണ് സാറിനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പം സാറിന് പറയാ ഇപ്പം ഏത് മിലിറ്ററി ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നാലും ആരായാലും ഇപ്പോൾ ചില വലിയ ആൾക്കാർ നോർമൽ ഡ്രസ്സിലായിരിക്കും, അവരെ ആനയിക്കുന്നത് സോൾജേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അവർ യൂണിഫോമിലായിരിക്കും എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പോയി നമസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ നമസ്തേ പറയുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂണിഫോമിലുള്ള ആളെയാണെന്ന്. കാരണം ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആ യൂണിഫോമാണ്.
അപ്പം എന്താ അതിനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പോയി നമിക്കുന്നതാണ് സാറ് പറയുന്നത്. ഈ 1971 വാറിന്റെ സമയത്ത് എന്താ ശരിക്കും? हाँ 1971 में वार के टाइम में क्या मतलब एग्जैक्टली हुआ था जो आप कुछ जी, हाँ तो एक तो एग्जैक्टली जो मैं आपको कहानी सुना रहे हैं तो वो 100% वो मैं सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने भी किसी से सुना है। सुना है अच्छा लेकिन आपको मैं एक एग्जैक्ट जो वाक़या के लिए आप यूट्यूब पे जाइए, गोवा रिसर्च करेंगे तो मैं करीब 1990 से, क्योंकि मेरे दिल में एक बेमार दर्द था, मैं उस दर्द को लेकर जब मुझे मोबाइल मिला, जब मुझे माइक मिला, तो मैं उन बुज़ुर्गों से पूछते थे क्या हुआ था, कैसे, मतलब मुझे इतना याद नहीं है, आप छोटे थे ना मैं 5 छोटा साल था, का तो जैसे फ़ौज कैसे आया, फिर आके फ़ौज ने क्या किया, इस तरीके के मुझे पूछने का बहुत पूछने का वो शौक शौक होता चढ़ा, था। हाँ, और उसके बाद लोग मुझे पूछता है कि ज़्यादातर 90% लोग 1971 के जंग में क्या हुआ है, फिर आपको कैसे बिछड़ गया, आप कैसे मम्मी से अलग हो गए, ये सारे चीज़ें एक दर्दनाक वाक़या है, पूछने के लिए आता है। तो मुझे जब इस चीज़ का पता नहीं हो तो मुझे झूठ बोलना मजबूर होते हैं। तो इसलिए मैं क्या किया, मैंने बहुत सारे जो बूढ़ा बुजुर्ग था जो 1971 का जो जंग लड़ते थे, इस जंग में पाकिस्तान के फ़ौज के साथ काम कर रहा था, तो या पाकिस्तान के फ़ौज के साथ या हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ बाद में आके 71 के जंग में मदद की, उन सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया हुआ है उस वक़्त की। तो उनको हिंदी कम समझ में आता, फिर मैं हिंदी में भी उनसे इंटरव्यू किया है, यूट्यूब में डाल रखा है, और हमारा लैंग्वेज में भी हमने इंटरव्यू करके यूट्यूब में डाल रखे हैं। और उसके बाद आज जैसे टूरिस्ट आजकल जब टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ का अभी का बॉर्डर देखना पसंद करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अभी का बॉर्डर में जैसे जो मोर्चा बनाए हैं, बैंकर बना है, तो आजकल का टेक्निक के हिसाब से वहाँ पर भी सीमेंटेड बढ़िया बिल्डिंग बना हुआ है, और यहाँ पर भी बढ़िया सीमेंट बिल्डिंग बना हुआ है। तो मैं चाहता हूँ अगर देखना चाहे तो 71 से पहले वाला वो बाउंड्री देखें, जाके देखें, है ना। सच में। तो उसका मैंने बहुत वीडियो बना रखे हैं, जो उन मोर्चों में 1971 से पहले कहाँ रहते थे, फ़ौज किस तरीके से रहते थे, वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज कितना रहते थे और हमारा फ़ौज कितना रहते थे, और कितना गरीबियाँ था, ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब में डाल रखे हैं। तो फिर भी मैं जो आपको असलियत सुनने के लिए यूट्यूब में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो बाकी मैं आपको कहानी, आपको जो मेरे सुनी कहानी मैं आपको सुना देते हैं। तो जब 1971 की जो जंग हुआ, जिसमें 2-3 चीज़ें आपको भी एक नसीहत मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे, अच्छा करने से क्या रिज़ल्ट मिलता है, बुरा करने से क्या रिज़ल्ट मिलते हैं, वो भी जब मैं आपको कहानी सुना रहे हैं, ये एक चैप्टर बनेगा, इस चैप्टर में आपको सुनने को मिलेंगे। तो मैं हर वीडियो में मैं कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं को जो हिंदू धर्म मानते हैं, मैं उनको हर वक्त में सलाम करते हैं, सलूट मारते हैं। वो क्यों मारते हैं कि ये 125 करोड़ के देश आज एक बहुत बड़ा देश बन के आज जिंदा है। वो मैं कहता हूँ जो मेजॉरिटी का मेहरबानी है, जो मेजॉरिटी सही है तो अपना बाल बच्चों को चारों तरफ संभाल के रखते हैं, अपना घर को आबाद रखते हैं। जब मेजॉरिटी बाप सही नहीं है, माँ सही नहीं है, तो वो घर आपका जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक नहीं रख सकते, ठीक नहीं रख सकते हैं। बच्चा उधर से भाग जाएंगे, दूसरा बच्चा इधर भाग जाएंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ होते रहेंगे। तो मेरा मानना यह है कि मैं इसलिए हिंदुस्तान के हिंदुओं को सलूट मारते हैं, मैं सलाम करते हैं। ये मेरा चैनल का भी है, ये मेरे दिल की आवाज़ भी है, जो मैं अभी मैं नहीं, आपका भी आवाज़ होना चाहिए। अगर आप एक हिंदू है तो अपने आप को सोचना चाहिए कि मेरा परंपरा, मेरा माँ बाप का सोच इतना बढ़िया था, हम इस देश को इतना हम मेंटेन रखते आया। अगर आपका भी फ़र्ज है कि मैं अपना मम्मी पापा का तरह इस देश को महान देश बनाने में मेरे मम्मा पापी ने जो किरदार किया है वो मैं कर लूँ। एक दूसरा, एक अक़लियत में एक मुसलमान है तो उसको भी यही सोचना है कि हम इतना सबके साथ मिलकर यहाँ तक देश को पहुँचाया है, आगे पहुँचाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोचकर हर किसी का अपना सोच को सही रखेंगे तो ये देश हमारे लिए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा मेरा मानना यह है मैम जी, जैसे कि एक घर में प्रॉब्लम हुआ तो घर तक महदूद है, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर तक महदूद है। अगर मेरे देश में प्रॉब्लम हुआ तो पूरा सबका प्रॉब्लम हो जाएंगे। अगर देश अमीर हुआ तो जैसे इधर से एक आपका क्या नाम, एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट जीत के आते हैं तो देश के लिए बहुत पैसा लाते हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी एक मेडल जीत के आते हैं तब भी देश के लिए कुछ आते हैं, तो वो उसमें से भी कम से कम छोटा सा पर्सन मेरे यहाँ तक
पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच जाते हैं। अगर देश में कुछ हादसा हो गया, बड़ा करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया, तो फिर हमें मिलने वाला जो 10 रुपये में से भी कम करके वहाँ तक ले जाके उसको पूरा करेगा। तो हमें ये हर किसी को समझना चाहिए कि इस देश को उठाने के लिए सिर्फ मोदी जी और सिर्फ मतलब एक दो आदमी का हाथ में नहीं है, हम सबका हाथ होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अभी मैंने आपने पूछा था कि 1971 की जो जंग के बारे में, तो इसलिए मैं कहते हैं कि मैं हिंदुओं को सलाम क्यों करते हैं, तो उसका मैं आपको रीज़न अभी मैं बता दूंगा कि मैं आप कहानी सुनाएंगे आपको पता चलेंगे। हाँ, इन्होंने शुरू में कहा था कि सलाम कहेंगे या मैं किसी को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, ये मेरा आदत नहीं है। क्यों आदत नहीं है? क्योंकि मैं किसी बड़े से बड़े मोदी जी भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े डिफेंस मिनिस्टर क्यों ना हो, वो गलत करेगा तो गलत है। तो मैं किसी को अभी कुछ मेरे मीडिया पे कुछ लोग ऐसे भी बोलने वाले आते हैं, कहते हैं कि आप आर्मी को बढ़ चढ़ कर आप तारीफ करते हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं किसी को बढ़ चढ़ कर, मैं अपना मेहनत का खा रहा हूँ। हाँ, इतना फौज ने मुझे अच्छा ट्रेनिंग दे दिया, ये मैं ज़रूर कहूँगा। उसी वजह से मैं खा रहा हूँ। मुझे किसी का जी आज तक मेरे इस गार्डन का अंदर किसी सरकार का 1 रुपये का मुझे कोई मदद नहीं है, मैं आपको बता दूं। और किसी का 1 रुपये का वो नहीं है, बल्कि मैं आप कहें तो ज़्यादा हो जाएंगे कि लोग मुझे देने से बेहतर किसी और को देना पसंद करते हैं। आप सरकार कहते हैं, सरकार कहाँ से आते हैं? हम और आप में से आते हैं। तो अगर सरकार में है, ये वर्दी वालों में अगर कोई इज्जत है, तो मिसाल के मीडिया यहाँ आ रहे हैं, सरकार के लोग तो यहाँ ऐसी चीज़ों को हौसला अफजाने के लिए पैसा दे रखे हैं, है ना, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, इसी को बढ़ाने के लिए सरकार पैसा देते हैं। तो मेरे पास पैसा देने का नाम नहीं, बल्कि किसी तरीके से मैं आपको एक मिसाल अभी कहने पर मजबूर हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था। तो अभी आपने खुद देख रहे हैं कि जब पहले टूरिस्ट होता था तो मेरे घर का सामने आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर टूरिज़्म होता था, लोग यहाँ आते थे, आने के बाद इतना बढ़िया जो आउटपुट देते थे पूरा देश को, बोले ये देश के बेटे ने इतना यहाँ पर मेहनत कर रखा है। इस तरीके से लद्दाख का पुंसो वांडू से कोई साइंटिस्ट, इस तरीके का यूट्यूब का 2021 का आप देखिए। अगर लद्दाख आना है तो फिर ग्वाली से मिले, ग्वाली के मिले बगैर आपको टूरा दौरा है, इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स निकले हैं। अब उसके बाद ये सरकार को अच्छा नहीं लगा, मैं सरकार ही कहूँगा, नहीं तो सरकार ऐसे हरकत को मना क्यों नहीं करते? जब गलत हरकत होता है तो मना करना चाहिए। मना करने के बजाय ऊपर से एक रोड ले गया, बाईपास बना लिया, सीधा ले जाकर बॉर्डर पर। आपने देखा है ना, गाँव वालों के किसी से मिलता है, ना किसी गरीब से मिलता है, किसी से नहीं, सीधा 0 पॉइंट बॉर्डर पर गया, वहाँ टूरिस्ट ने दूरबीन देखा, फिर चला गया। तो उसका आउटपुट क्या आते हैं? भाई यहाँ कोई नहीं आना, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है। नहीं तो मोदी जी को मैं सलाम करते हैं। वो क्यों करते हैं कि मोदी जी ने एक वन इंडिया बनाने के जो ख्वाब बनाया है, उसमें वन इंडिया में क्या है, होम स्टे लगा दो, लोगों को घरों में बैठा लो, जैसे आप हमारे पास बैठे हैं, लोगों से मिलो, ये एक पॉलिसी था। लेकिन ठीक उस पॉलिसी के पीछे जो पहले इस लोगों घरों से मिलता था, ये तो आधा फैमिली पाकिस्तान में है, आधा फैमिली हिंदुस्तान में है, तो वो कहानी आप सुनता था, सुनने के बाद आप बहुत खुश होता था। आप उस माँ का सामने बैठ कर पूछता, माँ आपका कौन है वहाँ? बोलो मेरे हस्बैंड है या मेरे भाई है। मतलब इस तरीके का सुनने के बाद आप भी डाल सकते हैं, आप होता था। लेकिन इतना एक अच्छा माहौल पैदा हुआ था हमारे गांव के लिए। लेकिन चंद लोगों ने, मैं सरकार ही कहूँ तो, एक पॉलिसी बनाया, बोला कि इनको गांव को रोज़गार मिल रहा है, इसको छीन लो। सीधा स्कूल का पीछे से रोड बनाया, बल्कि स्कूल का पीछे रोड बनाना, स्कूल को तोड़ना आर्टिकल 77, 78 के तहत तो ये जेल है। लेकिन स्कूल को वालिंग तोड़कर गैर कानूनी हरकत करके पीछे चला गया। जिस गोरों को पार्किंग बनाया, आप खुद देख रहे हैं, आपने देख कर आया, तो पार्किंग बनाया तो वो पब्लिक गोरोन और स्कूल गोरोन, उसी की वजह से हमारे इस गाँव के लोग क्रिकेट वॉलीबॉल में पूरा ब्लॉक लेवल में हर वक्त फर्स्ट आते हैं। तो ये हरकत किया तो सरकार किस लिए वर्दी पहना है? इस हरकत को अपना आप बंद करने के लिए नहीं है, इस हरकत पर सोचने के लिए, यार ये गलत हो रहा है, क्यों बनाया, किससे बनाया, क्यों, कहाँ से पैसा आया, बजाय अब मैं किसको कहूँगा, ये सरकार को ही कहूँगा ना। तो ऐसी चीज़ों से मैं दूर रहते हैं। मतलब ये रोड जो बना ऊपर से, वो पहले नहीं था ना, एक ही ये छोटा वाला रोड था, बस वही छोटा ने एक्चुअल क्या था। हाँ जी, स्कूल
अच्छे सेफ था। हाँ। अब टूरिस्ट जब यहाँ आते हैं तो किस तरीके से आते हैं, मैं बता दूं, हाँ, वो जैसे सीधे इस रास्ते से ऊपर जाते हैं। हाँ यहाँ आता, यहाँ गाड़ी पार्किंग करता, करने के बाद इसी रास्ते से चला जाता। तो ज़्यादातर लोग मेरे इस गार्डन के अंदर आता, फिर पूछता। आप नहीं मानोगे, कभी कभार में सीढ़ी में बैठकर पूरे को ब्रीफिंग कराना पड़ता था। बहुत लोग आते थे। अब ये सरकार को, अब जो लोग हैं जिनको हाथ में पावर है, तो मैं समझते हैं, हम आज कहते हैं पाकिस्तान को, हम क्या कहते हैं, कानून नहीं है पाकिस्तान में, ये नहीं है वो नहीं। मुझे बहुत दुख हो रहे हैं। अभी आपने पूछा कुछ और होता हो, जो कि दर्द बात बाहर आ रहे हैं, असल में मेरे दर्द बाहर आ रहे हैं। तो हम भी कहते थे पाकिस्तान में जाकर, आप मेरे वीडियो थे कई बार कहा कि आपका यहाँ पर कानून नहीं है, मेरे यहाँ, मेरा गाँव में, मेरे देश में कानून का बालादस्ती है, मेरे देश में कानून का एहतराम है। मैं हर वक्त इस तरीके का फ़ख्र करता था मेरे देश का। लेकिन आज मुझे बहुत दुख हूँ कि मेरा इस फ़ख्र करने वाला देश के अंदर, आप देखो 0 पॉइंट पे, आप जाके घूम के ज़रा देखो क्या यहाँ मजाक बना रखा है। स्कूल का बर्बादी और पब्लिक ग्राउंड का बर्बादी, और लोगों को बस गाड़ी का धुआं और गाड़ी का आवाज़ के अलावा कुछ नहीं। चंद लोग बस पॉलिसी की वजह से कर रहे हैं। तो ऐसे देश अगर आखिरी सरहद पे इस तरीके का जो सिस्टम चलेगा, तो मैं समझता हूँ देश के लिए अच्छा पैगाम नहीं है, है ना। तो मेरा मानना यह है, मैं आपको क्या कहा था, मैं मानना यह है कि आपने क्या कहा था कि 71 की कहानी जो सुन रहा था, बोल रहा, तो मैं सच बोलता हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं जो खुदा से डरता है, तो फिर हम खुदा के बंदों से नहीं डरता है। तो इसलिए मैं आपको 71 की कहानी भी मैं सच बोलूँगा। सच बोलने के बाद शायद किसी को अच्छा ना लगे। बात सही है। मैं कहता हूँ उस आदमी को गलत करने में जब तकलीफ नहीं हुआ, तो आज तो सच सुनने में क्यों तकलीफ हो रहे हैं, यही बात है ना जी। तो चलो अभी आप इसको ट्रांसलेशन करेंगे, तो फिर मैं ആക്ച്വലി സാറ് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പ്രേസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആർമിയെ കുറിച്ച് പ്രേസ് ചെയ്യാനാണ്. അത് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്നാണ് സാറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താങ്കിൽ വരുമ്പോൾ 2 ബോർഡർ പോയിന്റ് കാണാം, 0 പോയിന്റ് കാണാൻ 2 വഴിയുണ്ട്. ഒന്ന് താഴെ നിന്നാണ്, ബട്ട് അത് ആ മുകളിലത്തെ വഴി, രണ്ടാമത്തെ വഴി പിന്നെയാണ് വന്നത്. ആദ്യം ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ 0 പോയിന്റ് വരെ പോകാൻ. അതും ആൾക്കാർ ഈ സാറിൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ് പോകുന്നതായിരുന്നു കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് കുറേ സാറ് പറയുന്നത് കുറേ അഗെയിൻസ്റ്റ് വന്നു. സാറിങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയെ പ്രേസ് ചെയ്യണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രേസ് ചെയ്യണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുയിസമെ പ്രേസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം സാറിൻ്റെ വഴി കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിൽ കൂടെ വഴി വന്നു. എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആൾക്കാർ അവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം സാറ് എന്നും സത്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം ദൈവത്തിനെ പേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാറില്ല, സത്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ 1971 വാറിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറിനോട് ഡീറ്റെയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു, അപ്പം സാറ് 5 വയസ്സുകാരനായിരുന്നു. അപ്പം 5 വയസ്സുകാരന് എന്താ ഓർമ്മയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സാറ് ഇത്തിരി പക്വത വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ വന്ന ശേഷം സാറ് ഓരോ ഈ 1971 ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓൾഡ് ആൾക്കാരെ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തു. അവരുടെ അടുത്ത് സ്റ്റോറി ചോദിച്ചു, എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സാറ് ആൾക്കാരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം സാറിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അത് സാറ് ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ മെമ്മറി. अच्छा अच्छा അതൊക്കെ ചെയ്തു. आप इसको भी काट कर सकते हैं, इसको भी बंद करके दोबारा वो कर डाल